हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 1 हो गया है और फिजिक्स का भी मॉडल सेट 2 और 1 हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। आज हम लोग मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री के मॉडल सेट 2 है। इस तरह के आपको 5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 350 ऑब्जेक्टिव, 350 ऑब्जेक्टिव में से ही 70 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस 5 सेट को जरूर देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और वाले आपको बता दें कि 10th का भी न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि 10th का क्रैश कोर्स 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 दिसंबर से 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 10th के बच्चों को भी प्रोवाइड कर दीजिए। और अपने मॉडल सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है उस अशुद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में फ्लॉक्स, ऑप्शन बी में गैग, ऑप्शन सी में स्लैग और ऑप्शन डी में दिया गया है मिश्र धातु। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उस अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, गैंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में उपयुक्त है। तो धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन उपयुक्त है? तो धातु के ऑक्साइड के अपचयन में जो उपयुक्त होता है वह है कार्बन। कार्बन उपयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में घनायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन बी में ऋणायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन सी में दिए गए हैं धनायन के वेग से और ऑप्शन डी में दिए गए हैं विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है फैराडे के द्वितीय नियम। विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल है हमें बताना है। तो द्वितीयक सेल कौन है हमें बताना है। तो द्वितीयक सेल ऑप्शन देख सकते हैं, आपको दिया गया है कि लेक्सेंसे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्र सेल। तो इसका हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। कौन सा द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2, CN, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है? तो +2 वाले यौगिक क्या होता है? तो एल्केन होता है। +2 वाले यौगिक एल्केन होता है। और CnH2n वाले यौगिक जो होता है वह एल्कीन होता है। और CnH2n-2 वाले यौगिक जो होता है वह एल्काइन होता है। तीनों क्लियर हो गए इस तरह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत हवा होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हवा होता है हीलियम का मुख्य स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन में कितना मुक्त करता है? तांबा हमें बताना है, कितना तांबा मुक्त करता है। तो जो CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है वह हो जाता है आपको 63.5 ग्राम तांबा मुक्त करता है। 63.5 ग्राम तांबा मुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो सोना धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह 0 होता है। सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऊष्मा और विद्युत के अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो ऊष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक है वह कौन सा है? तो ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, जो कि ग्रेफाइट है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो ग्रेफाइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कार्बन का संयोजकता है। संयोजकता निकालना आप लोग अभी तक नहीं सीखे हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, संयोजकता निकालना सीख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में संयोजकता निकालने के लिए जरूर आएगा किस तरह संयोजकता निकाला जाता है। तो कार्बन का संयोजकता है, तो कार्बन का संयोजकता जब हम निकालेंगे तो इसका संयोजकता 4 हो जाता है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। इस जो जलीय घोल दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से किन का क्वथनांक अधिक होगा हमें बताना है। तो जिनका क्वथनांक अधिक होगा वह कौन सा है, तो 1.0 m Na2SO4 का क्वथनांक अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः किससे संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड अयस्कों किससे संकेंद्रित करते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को जिससे हम संकेंद्रित करते हैं वह क्या है, जारन से करते हैं या गुरुत्वाकर्षण से करते हैं या कार्बन के द्वारा अवकरण से। तो जो सल्फाइड अयस्कों के सामान्यतः किससे संकेंद्रित करते हैं, तो संकेंद्रित करते हैं तो फेन उत्प्लावन विधि से संकेंद्रित करते हैं। किससे संकेंद्रित करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि से, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फेनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। फेनिजारो प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखलाता है, तो फेनिजारो प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखलाता है। तो फेनिजारो प्रतिक्रिया जो होता है वो बेंजोल्डिहाइड नहीं दिखाता है, बेंजोल्डिहाइड नहीं दिखाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। 4 विकल्प आपके सामने है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो जिस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है वह है CH2Cl2। CH2Cl2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैं बोलता हूँ कि आएगा ही आएगा। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का कितना प्रतिशत होता है, तो खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वह 32% होता है। 32% खाली जगह होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। इनमें से किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो सबसे स्थिर है वो हो जाएगा पीवी का +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बिलियन के 200 ml में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलरता होगी। बिलियन की मोलरता हमें बताना है। दिए गए हैं बिलियन में मोल 200 ml पहले दिए गए हैं और 2 ग्राम NaOH घुले हैं, 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। बिलियन के मोलरता का सूत्र होता है M = N/V, जो कि ml में होता है, तो 1000 से हम भाग करते हैं, 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसका M/V होता है, N/V होता है, जो कि होता है मोलों के, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के आयतन ml में रहेगा, तो हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो इसका इस फार्मूला पर आप निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम देख सकते हैं जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे, जो कि N/V ml में हमें दिए गए हैं, तो N/V हो जाएगा। अब 1000 जो कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका जब आंसर निकालेंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। 0.25 इसकी मोलरता निकल जाएगी। मोलरता कितनी हो जाएगी, तो 0.25 इसकी मोलरता निकल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि XeF4 का आकार है। XeF4 का आकार कैसा होता है, तो XeF4 का आकार कैसा होता है, तो XeF4 का जो आकार होता है वह शंक्वाकार प्लेनर होता है। शंक्वाकार प्लेनर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शंक्वाकार प्लेनर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हमें बताना है हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन जो नहीं बनाता है वह HCl है। HCl हाइड्रोजन बंधन कभी नहीं बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एवोगाड्रो संख्या बराबर है। एवोगाड्रो संख्या बराबर है, तो एवोगाड्रो संख्या जो होता है वह होता है 6.023 × 10⁻23 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हारा थोथा का रासायनिक सूत्र है। हारा थोथा का रासायनिक सूत्र हमें बताना है। तो हारा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, काफ़ी VVI है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। हारा थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो हारा थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O होता है।
FeSO4 × 7H2O होता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है, बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है, किससे बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है, Al से या C से या Si से या Sn से। तो जो बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है वह Al से दर्शाता है, किससे दर्शाता है, तो Al से दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हीरे में कार्बन का संकड़र है, हीरे में कार्बन का संकड़र क्या होता है। तो जो हीरे में कार्बन का संकड़र होता है वह होता है क्या, तो sp3 होता है। हीरे में कार्बन का संकड़र sp3 होता है, sp3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है, तो सिनेबार किसे कहा जाता है। 4 विकल्प आपके सामने है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सिनेबार किसे कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है, तो HGS को सिनेबार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। HGS को सिनेबार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है, तो श्रृंखलन गुण जो सबसे ज्यादा होता है वह कार्बन में होता है, किस में होता है, तो कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में परमाणु भार, ऑप्शन बी में समतुल्य भार, ऑप्शन सी में अणु भार और ऑप्शन डी में सक्रिय भार दिया गया है। तो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है वह दर सक्रिय भार पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस कौन सा है हमें बताना है। तो बेरवादार ठोस आप लोग जानते ही हैं कि क्वार्टज ग्लास होता है, क्वार्टज ग्लास होता है बेरवादार ठोस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चैप्टर 1 में ही दिया गया है रवादार ठोस, बेरवादार ठोस, तो इसमें क्वार्टज ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है हमें बताना है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, तो प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेचुरल रबड़ किसका बहुलक है, नेचुरल रबड़ किसका बहुलक है हमें बताना है। तो नेचुरल रबड़ जो किसका बहुलक है, तो नेचुरल रबड़ जो बहुलक होता है वह आइसोप्रेन का बहुलक होता है। नेचुरल रबड़ किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रेन का बहुलक क्या होता है, तो नेचुरल रबड़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि D12 का प्रयोग किया जाता है, D12 का प्रयोग किया जाता है, तो D12 का प्रयोग किस में किया जाता है, संक्रमणहारी में कि प्रतिरोधी में या मलेरिया रोधी या ऑल में। तो D12 का जो प्रयोग होता है वो संक्रमणहारी में भी होता है और प्रतिरोधी में भी और मलेरिया रोधी, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी हो जाएगा। सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी है। अगर आप 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8969831773। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, इनमें से कौन प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है। तो प्रथम पंक्ति के जो संक्रमण तत्व नहीं है वह है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है, कैथोड पर जो मुक्त होता है वह सोडियम है, सोडियम कैथोड पर मुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है C6H6 कैसा पदार्थ है, C6H6 कैसा पदार्थ है या किस प्रकार का पदार्थ है, अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या नॉन। तो C6 और H6 जो पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, कौन सा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायु का मुख्य अवयव है, वायु का मुख्य अवयव क्या होता है। तो वायु का मुख्य अवयव क्या होता है, तो वायु का मुख्य अवयव जो होता है वह CO2N2 एवं O2 होता है, CO2N2 एवं O2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलीय या डम्बेल या डबल डम्बेल या नॉन? तो पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वह डम्बेल होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डम्बेल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डम्बेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अम्लराज का एक मिश्रण है, अम्लराज का एक कौन सा मिश्रण है? अम्लराज का मिश्रण इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, अम्लराज का मिश्रण कौन सा है? तो अम्लराज का जो मिश्रण होता है वह 3HCl1HNO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पर दिख रहा है उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है Al2O3 एक ऑक्साइड है, Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है? तो Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय या उभयधर्मी या क्षारीय होता है? तो Al2O3 जो ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घांटा धातु मिश्रण है, घांटा धातु किसका मिश्रण है? घांटा धातु किसका मिश्रण है? तो घांटा धातु जो होता है वह CuPb का मिश्रण है, CuPb का मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, CuPb का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रुप के तत्व को संकर्मक तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संकर्मक तत्व कहा जाता है? तो जिस ग्रुप के तत्व को संकर्मक तत्व कहा जाता है उसी ग्रुप को पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व को संकर्मक तत्व कहा जाता है। किस ब्लॉक के तत्व को? तो पी ब्लॉक के तत्व को संकर्मक तत्व कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं फिनॉल में COH के कोण का मान होता है, इस कोण का मान क्या होता है हमें बताना है। तो इस कोण का मान कितना होता है? तो इस कोण का जो मान होता है या फिनॉल में इसका मान जब हम निकालेंगे तो इसका मान होता है 109 डिग्री। इसका मान कितना होता है? तो 109 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है हमें बताना है। ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल क्या होता है? तो ग्लिसरॉल एक प्रकार के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कास्ट स्पिरिट कहलाती हैं, कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती हैं? तो कास्ट स्पिरिट जो कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो कास्ट स्पिरिट को कहलाते हैं CH3OH कहलाते हैं कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट क्या कहलाते हैं? CH3OH कहलाते हैं कास्ट स्पिरिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, हमें इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना है। जो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है वह कितना होता है? 1 2 3 4, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इनमें कौन होता है पाई बॉन्ड की संख्या? इथाइन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है वह 3 होती हैं। पाई बॉन्ड की संख्या कितने होते हैं? 3 होती हैं। तो किस में होती हैं? तो इथाइन में होती हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है? तो हमें बताना है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है। इस क्वेश्चन का पहले भी हम लोग सोल्व कर लिए हैं, जो कि एल्केन होता है, एल्केन है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है CH3CN का IUPAC नाम बताए। अगर IUPAC नाम आपने अभी तक निकालना नहीं सीखे हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, सर्च मार कर देख सकते हैं IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है। IUPAC नाम से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो CH3CN का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो CH3CN का जो IUPAC नाम हम जब निकालेंगे तो इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा वो एथेन नाइट्राइल हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विचरण के लिए किया जाता है? विचरण के लिए किया जाता है। तो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विचरण के लिए किया जाता है? तो यह जिसके विचरण के लिए किया जाता है वह कौन है? तो 1 डिग्री एमीन के विचरण के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो 1 डिग्री एमीन के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं C3H9 से बनने वाले बहुलक की संख्या है, C3H9 से बनने वाले बहुलक की संख्या क्या है? तो C3H9 से बनने वाले बहुलक की संख्या हमें बताना है। तो C3H9 से बनने वाले जो बहुलक की संख्या होती है वह 4 होती हैं। C3H9 से बनने वाले बहुलक की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि
प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक है, आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो कि प्राकृतिक रबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? ब्यूना एस जो होता है वह ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? हमें एस का अर्थ बताना है क्या होता है। तो एस का अर्थ क्या होता है हमें बताना है। तो एस का अर्थ जो होता है वह एस्टाइरिन होता है। एस का अर्थ क्या होता है? एस्टाइरिन होता है। एस मतलब एस्टाइरिन, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त का पीएच मान होता है, या तो आप लोग जानते ही होंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.2 से 7.5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है वह नींबू तथा संतरा होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू और संतरा होता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है हमें बताना है। ग्रेफाइड है या लिपिड है या प्रोटीन है या नॉन है। तो हमें बताना है एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एंजाइम जो होता है वो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं बहुलक जो न टूटने वाली फ्रॉकरी बनाने के काम आता है वह है। बहुलक जो न टूटने वाले फ्रॉकरी बनाने के काम आता है वह कौन सा है? तो वह कौन सा बहुलक है जो न टूटने वाले फ्रॉकरी बनाने के लिए काम आता है, वह कौन सा है? तो पैलोमाइलेनिन है, जो कि बहुलक के न टूटने वाले फरकरी बनाने में काम आता है, वह है पैलोमाइलेनिन। पैलोमाइलेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। माइलेनिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। तो में दिए गए हैं थायोकॉल, ऑप्शन बी में ब्यूना एस और एन, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं जीआरएन, और ऑप्शन डी में ऑल दिए गए हैं। तो रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का जो उदाहरण होता है वह ये तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई क्या होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई हमें बताना है। तो के की जो इकाई होती है वह एस के पावर -1 होती है। एस के पावर -1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एस्टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। एस्टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो एस्टाइलिन नामक एंजाइम का जो स्रोत होता है वह जीभ की लार, जीभ के लार एस्टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत होता है, जीभ के लार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं P2O5 अच्छा है एक, P2O5 अच्छा है एक क्या? अधिशोषक है या अवशोषण है या अवकारक है या रंग विनाशक है? तो P2O5 क्या है? तो P2O5 जो होता है वह एक प्रकार के अवशोषक है, एक प्रकार के अवशोषक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ताजे और छेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। ताजे और छेप को कोलाइड में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो ताजे और छेप को कोलाइड में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो पेप्टिजाइसन के द्वारा बदला जा सकता है। पेप्टिजाइसन के द्वारा ताजे और छेप को कोलाइड में बदला जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दूध एक उदाहरण है। दूध एक किसका उदाहरण है? जेल का या सोल का या निलंबन का या पायस का? तो दूध एक किसका उदाहरण है हमें बताना है। तो दूध जो उदाहरण होता है वह पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण कौन सा है? तो दूध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH किसका सूत्र होता है? तो NaOH हमें बताना है किसका सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है, या धोबिया सोडा का, या कास्टिक पोटास का, या ऑल का होता है? तो NaOH जो होता है वह कास्टिक सोडा का होता है। कास्टिक सोडा को कहते हैं NaOH। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी भी यही क्वेश्चन है यह, NaOH कास्टिक सोडा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि
61 नंबर क्वेश्चन है, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र है। एल्कानॉल का हमें सामान्य सूत्र बताना है। तो एल्कानॉल का जब हम सामान्य सूत्र देखेंगे तो एल्कानॉल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O हो जाएगा, CnH2n+2O हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि SN² क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है। SN² क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है हमें बताना है। तो SN² क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है, जिसका उत्क्रमण होता है वह है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था का उत्क्रमण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वह समय के पावर -1, जो मतलब समय इनवर्स होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय इनवर्स होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है हमें बताना है। तो जिस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है वह कौन सा गैस है हमें बताना है। तो वह गैस हो जाएगा जो कि NH3 है। NH3 का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, जो कि NH3 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कोलाइडी कणों की साइज होती है। कोलाइडी कणों का साइज कितना होता है। तो कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वह 5 nm से 20 nm होता है। 5 nm से 20 nm होता है कोलाइडी कणों का साइज। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। तो जिस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है वह कौन सा विधि, वह विधि है पेप्टिकड़र के द्वारा। पेप्टिकड़र के विधि के द्वारा वसा में पेप्टिकड़र विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वह क्या होता है हमें बताना है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनोजाइट होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मोनोजाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्रायोलाइड का सूत्र है। क्रायोलाइड का सूत्र क्या होता है। तो क्रायोलाइड का सूत्र हमें बताना है क्या होता है। तो क्रायोलाइड का जो सूत्र होता है Na3AlF6 होता है। Na3AlF6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बोरेक्स का हमें बताना है रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट होता है, जो कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इस मॉडल सेट का, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं। अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे कहाँ प्रवाहित करते हैं। तो अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO से प्रवाहित करते हैं। किससे प्रवाहित करते हैं। तो CaO से प्रवाहित करते हैं अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए। इस मॉडल सेट के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए। यह हमारा मॉडल सेट 2 था। मॉडल सेट 1 पहले हो गए हैं और बहुत ही जल्द मॉडल सेट 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। इस तरह के 5 सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 10th का बैच है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 10th के बच्चों को भी अपने छोटे भाई बहन को जरूर इस चैनल पर विजिट कराएं। चैनल का नाम है AK2 एजुकेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।